हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। है ना। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। है ना। न्यूटन के कितने लॉज थे? तीन लॉ थे ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले रिमाइंडर टू एवरीवन, है ना, कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और कमेंट करके बताया करो यार कि क्या चीज़ें चाहिए लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा टॉपिक चाहिए, है ना, कौन से टॉपिक पे एग्जांपल्स चाहिए, है ना। और अगर कोई मिस्टेक है बनाने में लेक्चर में तो वो भी पॉइंट आउट करो ताकि नेक्स्ट लेक्चर में वो रेक्टिफाई की जा सके, है ना, सबको पता चल जाए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का पहला फर्स्ट लॉ क्या है? पहला लॉ क्या है? पहला सिद्धांत न्यूटन का क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अ बॉडी एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट, है ना। अ बॉडी एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट और अ बॉडी इन मोशन विल स्टे इन द मोशन एट सेम वेलोसिटी इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है। इसको समझोगे कैसे? कि अगर कोई मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा, नेट एक्सटर्नल फोर्स, है ना, ये याद रखने हैं वर्ड्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही किसी बॉडी पे तो वो वैसी की वैसे ही रहेगी जैसे वो है। ठीक है। अगर वो रेस्ट पे है, नहीं मूव कर रही तो नहीं करेगी मूव। अगर वो मूव कर रही है तो वो वैसी मूव करती रहेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है उसको। तो यही है फर्स्ट लॉ, ये तो पता ही है हमें, है ना। यही लॉ है बस, पहला लॉ। अब से न्यूटन का सेकंड लॉ है एक, उससे पहले हम पढ़ते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ लॉ लास्ट में देखेंगे, पहले थर्ड लॉ देखते हैं उसका क्या है। तो थर्ड लॉ क्या कहते हैं न्यूटन का? कि फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। दो लॉ हो गए न्यूटन के अपने, बस ये दो लाइन में। ठीक है। तो क्या लॉ है थर्ड इसका? कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है। अगर मैं किसी पे फोर्स लगाऊंगा तो मेरे पे भी उतनी फोर्स लग रही है। ठीक है। मुझे शायद उस चीज को, मुझे अभी पता नहीं है, बट वो होता है ना। तो मैं इसको पुश कर रहा हूं तो ये भी ये वाला हाथ इसको पुश कर रहा है तो ये हाथ इसको पुश कर रहा है। ठीक है। पेन को लिखते टाइम पेन को पुश कर रहा हूँ पेपर पे तो पेपर भी पेन को पुश कर रहा है। ठीक है। बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। बट हाँ, अब यहां से देखने से लगेगा कि जब कंटेक्ट होता है तभी होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि फोर्सेस हमेशा कंटेक्ट फोर्सेस नहीं होती, ये फील्ड फोर्सेस भी हो सकती हैं। जैसे कि एग्जांपल इसकी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो जब ये वाली फोर्सेस किसी पे लगती हैं, है ना, अर्थ हम सब पे ग्रेविटी फोर्स लगाता है ना, तो हम भी अर्थ पे ग्रेविटी फोर्स लगाते हैं। ठीक है। अर्थ मून पे ग्रेविटी फोर्स लगा रही है तो मून भी अर्थ पे ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है उतनी ही, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है। तो अगर ये देखो मून है, ये है अर्थ, ये इसको अपनी तरफ खींच रही है ग्रेविटी फोर्स से, है ना, तो मून भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है ग्रेविटी फोर्स से, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है। तो इससे क्या समझ आया? कि कॉन्टैक्ट इज नॉट कंपल्सरी फॉर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। और इसमें क्या समझना है? कि जब एक्शन और रिएक्शन क्या है, हमेशा एक साथ लगती हैं, साइमल्टेनियसली लगती हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इस पे अभी फोर्स लगाई तो इसने मेरे पे बाद में लगाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑब्वियस है ना ये चीज। तो इस पे अभी लगाऊंगा तो ये भी उसी टाइम लगाएगा, साइमल्टेनियसली, एक साथ। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है इसमें याद रखने वाला? कि एक्शन एंड रिएक्शन सेम एक बॉडी पे नहीं लगती। मैंने इस पे लगाया तो इसने मुझ पे लगाया ना, तो दो अलग अलग बॉडी होगी ना, एक ये होगी एक ये होगी, है ना। एक पेन हो गया, एक पेपर हो गया जब इस पे लिखने लगे। तो ये तो नहीं है कि मैंने इस पे फोर्स लगाई और एक्शन लगाया पेपर पे और रिएक्शन भी इसने अपने ऊपर ही लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर थोड़ा लगाएगा फोर्स, वो इस पे लगाएगा ना, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है। तो तीन चीजें याद रखनी है
कि दे ऑलवेज एक्ट, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट साइमल्टेनियसली, दे नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी, एंड देयर इज नो कंपल्शन ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कॉन्टैक्ट होगा तभी ये होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये हमेशा वैलिड है, यूनिवर्सल है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट इज फ्री बॉडी डायग्राम। सुना होगा आपने, व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? जब एक बॉडी की डायग्राम बनाई जाए, है ना, उसको फ्री बना के डायग्राम बनाई जाए, उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, एफबीडी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो एफबीडी में होता क्या है, एक बॉडी बनाते हैं, उस पर ऑल द फोर्सेस लगाते हैं, है ना, बैलेंस होती हैं जो फोर्सेस सारी, देखो उससे भी उसके बाद। ठीक है, तो ऑल द फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी इन अ डायग्राम इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। उसके साथ क्या करना होता है, उसकी डायरेक्शंस भी दिखानी होती है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझ आएंगी ऐसी चीजें, है ना। तो अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, जैसे हम खड़े हैं मान लो, है ना, तो अर्थ उस पर फोर्स लगा रही है, वो भी उस पर फोर्स लगा रहा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो बना के देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। अर्थ इस पे कैसे फोर्स लगा रहा होगा, ये अपनी तरफ खींच रहा होगा ना, ग्रेविटी फोर्स, तो ये भी इसको अपनी तरफ खींच रही होगी, अर्थ को अपनी तरफ, है ना। और इन दोनों के बीच में एक कांटेक्ट हो रहा है ना, हम इसके ऊपर हाथ रख रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर भी फोर्स लगा रहा है ना, तो ये वाला इसका सरफेस भी तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, है ना। और लेकिन ये वाला सरफेस इसके ऊपर भी लगा रहा होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे हौच पौच हो गया ना, दिख नहीं रहा कुछ, तो हम क्या करेंगे, दोनों की अलग अलग एफबीडी बनाएंगे। ठीक है, अब मैं ए की एफबीडी बना रहा हूँ, तो ए पे क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं, ए ड्रॉ किया। पहली फोर्स तो ये लग रही थी, जो अर्थ लगा रही थी इस पे ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स किसके बराबर होती है, एम जी, है ना, एम जी। ग्रेविटी फोर्स किसके बराबर होती है, मास इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना, या इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो इंटू मास कर देते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाती है ना। ठीक है, तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या फोर्सेज आएंगी, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई जो अर्थ ने इसके ऊपर, और एक अर्थ के सरफेस ने जो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाई, कंटेक्ट फोर्स, है ना। ये तो बन गई फोर्सेज इसके ऊपर ये। ठीक है, चलो इसके इसमें अब एक और कंसेप्ट भी समझ सकते हैं, वो भी समझेंगे। अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अर्थ क्या बनाएंगे, अब पहली तो अर्थ पे ए ने जो ग्रेविटी फोर्स लगाई, वो क्या लगाई, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाई ना, एम जी, है ना, मास ऑफ दिस बॉडी इंटू जी। ठीक है, अब अर्थ पे एम अर्थ इंटू जी नहीं लगेगा। ठीक है, इसकी डेरिवेशन ग्रेविटेशनल चैप्टर में समझ आएंगी। ठीक है, इस पे मास ऑफ ब्लॉक ही लगेगा अब, क्योंकि ये फोर्स इस पे लगाई थी ना अर्थ ने, तो इसने ऑपोजिट इधर लगा दी, और अर्थ के सरफेस ने इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाई थी, तो इसका सरफेस इसके ऊपर क्या फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स ऐसे, तो ये इसकी एफबीडी होगी अर्थ की, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब इसमें ये तो थर्ड लॉ लगा के किया ना, अब फर्स्ट लॉ भी लगा सकते हो। फर्स्ट लॉ क्या था कि ये बॉडी एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, है ना। अब अर्थ के ऊपर ये बॉडी रेस्ट पे है ना, ये वाली बॉडी रेस्ट पे है ना हमेशा, तो इस पे नेट फोर्स नहीं लग रही होगी ना, तो नेट फोर्स नहीं लग रही होगी, इसका मतलब नेट फोर्स क्या है इसके ऊपर, एन ऊपर की तरफ माइनस एम जी नीचे की तरफ, ये जीरो होनी चाहिए ना, तभी ये ऐसी रहेगी। तो मैं यहां से ये भी तो निकाल सकता हूं, एन इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, दो लॉ लगा के सारा कुछ सोल्व हो गया ना, फ्री बॉडी डायग्राम भी बन गई, न्यूटन उसकी नॉर्मल फोर्स की मैग्नीट्यूड भी निकल आया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं अब इसमें। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है आपका, नेक्स्ट कंसेप्ट है नॉर्मल फोर्स। व्हाट इज नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, है ना, एंड एज द नेम सिग्निफाइज, ये नॉर्मल फोर्स हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस लगती है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगती है हमेशा, है ना। इतनी आसान है यार फिजिक्स में, देखो ऑब्वियस चीजें बोलते हैं इसमें सिर्फ, बस बायो की तरह ये चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें याद रखने वाली, कि अलग अलग नाम याद रखने, इसमें जो नाम है वही चीज है बस इसमें। ठीक है, अब नॉर्मल फोर्स है तो नॉर्मल टू द सरफेस लगती है बस, है ना। नॉर्मल टू द सरफेस लगेगी तो हमने देखा कैसे लगेगी,
हमेशा पुश ही कर सकता हूं ना मैं। इसको मैं ऐसे ऐसे करके ऊपर तो नहीं खींच सकता ना, तो कंटेक्ट ही खत्म हो जाता है। तो कंटेक्ट सरफेस के नॉर्मल लगती है जब मैंने बोल दिया, तो हमेशा पुश ही लगेगा ना, पुश लगेगा हमेशा, पुश। मैं इस पे लगा रहा हूँ ना पुश, जब लिख रहा हूँ तो इस पे पुश लगा रहा हूँ, नॉर्मल टू द सरफेस लगा रहा हूँ। ठीक है, तो बस दो ही है इसकी, एक नॉर्मल, एक पुश फोर्स होगी हमेशा ये, और एक नॉर्मल टू द कंटेक्ट सरफेस लगेगी, बस। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देखें एक, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।